हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। धीरे धीरे आप लोगों के झारखंड सचिवालय की जो परीक्षा होनी है उसका वक्त, उसका समय नज़दीक आता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त नज़दीक होता है विद्यार्थियों में थोड़ा उतावलापन बढ़ता है, थोड़ी घबराहट बढ़ने लगती है। परीक्षा में बेहतर परिणाम वही विद्यार्थी देता है जो अपने इस तरह के एक्साइटमेंट को, अपने इस तरह के घबराहट पर नियंत्रण रखने का काम करता है। तो आप अपने नर्व पे कंट्रोल रखिए, अपनी तैयारी को सही रणनीति के साथ आगे बढ़ाइए। देखिए, मेहनत करना अपनी जगह है, लेकिन एक सही रणनीति का होना बहुत आवश्यक है। बिना रणनीति के आप परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते। मैंने विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपके लिए प्रश्नों के कुछ ऐसे रूपरेखा या कुछ ऐसे प्रारूप आपके सामने रखे हैं जिसको अगर आप आधार बनाते हैं तो आप निश्चित तौर पे सफलता के लिए एक लंबा छलांग लगाने जा रहे हैं। मैं ऐसा दावा तो नहीं कर रहा हूं कि आप अगर मेरा सारा वीडियो देख लेंगे तो आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूं कि अगर आपने उसको आधार बनाया है तो आपके लिए ये बेहतर परिणाम देने वाला हो सकता है। खैर, इस चीज़ को मानना न मानना ये तो आपके ऊपर है, लेकिन पिछले 25 वर्षों के करियर में मैंने जो कुछ सीखा है वो बातें ही या उसी तरह के क्वेश्चन को आपके सामने रखने का हम प्रयास करते हैं। आज के वीडियो में भी आपके जो पाठ्यक्रम है, आपके जो सिलेबस है, उसी को आधार बना करके अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। साथ ही मैंने आज के क्वेश्चन में एक तरफ मैच करने वाले क्वेश्चन को रखे हैं, तो दूसरी ओर अधिकांश क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सुमेलित करें, मैच करें या फिर इनको सीक्वेंस में मिलाएं। इस तरह की प्रश्न को मैंने रखने का काम किया है। उद्देश्य ये है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड किया जा सके। आप इन चीज़ों को, जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं, कि एक तरह के सेगमेंट को एक जगह ऐड करने का, नोट डाउन करने का और बार बार उसको रिवाइज करने का काम कीजिए। अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो एक तो चीज़ें आपको याद रहेंगी और धीरे धीरे रिवीजन में आपका वक्त भी कम होता चला जाएगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा उस पर टाइम देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि परीक्षा का वक्त अब नज़दीक आ रहा है। ऐसी स्थिति में एक और आपको न सिर्फ हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है बल्कि स्मार्ट वर्क करने की भी आवश्यकता है। आज के क्वेश्चन को आप देखिए और इस तरह के क्वेश्चन को या इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी सॉल्व करने के लिए खुद को तैयार रखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन का सिलसिला। और यहाँ एक बात और आपको बता दें कि अगला वीडियो हम झारखंड सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं सिर्फ उसी पर आधारित बनाने जा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि हमारे एक व्यूअर ने ये कहा कि सर, झारखंड से जो पिछला बार आपने योजना से संबंधित क्वेश्चन दिया था वहाँ अमूमन 6 से 7 क्वेश्चन ही थे, तो जल्दी ही हम उसको भी आपके सामने लेकर के आएंगे। उसके लिए हम खुद को तैयार कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन का सिलेक्शन किया जा रहा है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और आधार बना करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? ये बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर से रिलेटेड है। यूनिसेफ सामने लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, मतलब यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। सेकंड में है ICAO, मतलब कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, सामने लिखा हुआ है वियना। तो ये आपके सवाल का उत्तर है, क्योंकि ICAO का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो मॉन्ट्रियल में है, जबकि वियना सामने लिखा हुआ है, जो कि गलत है। वियना जो है वो यूनिडो का, IAEA का ये हेडक्वार्टर है। अंकटाड इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। लास्ट में है UNDP, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है और UNDP की स्थापना 1965 में हुई है, जबकि यूनिसेफ ये 1946 में एस्टेब्लिश हुआ है। और इस सवाल का सही जवाब आपके सामने है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सही सुमेलित नहीं है? ये देश और उसकी राजधानी से संबंधित है जो आपके सिलेबस पर आधारित है। पेरू के सामने लिखा हुआ है लीमा, ये सही राजधानी है। बुल्गारिया, सोफिया, ये भी सही है। अल्बानिया की राजधानी है तिराना, लेकिन सामने लिखा हुआ है इरावान, तो इसका मतलब कि सुमेलित नहीं है सी। अल्बानिया की राजधानी तिराना और इरावान जो है ये आर्मेनिया की राजधानी है। दोनों आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन डी जमैका, किंगस्टन।
ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए बेहतर ये होगा कि आप सीधा आंसर याद रखिए कि पेरू की राजधानी लीमा है, बुल्गारिया की सूफा है, तो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा और आपके उत्तर गलत नहीं होंगे। नंबर 3, परमाणु ऊर्जा केंद्र एवं उनके अवस्थिति के आधार पर कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन ए तारापुर, सामने है महाराष्ट्र, ये सही है। और ये जान ले कि तारापुर भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है जो कि यूएसए की सहायता से बनाया गया था या स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी रावत भाटा, सामने है गुजरात, रावत भाटा राजस्थान में है और रावत भाटा कनाडा के सहयोग से प्रारंभ किया गया था, लेकिन बाद में इसको पूरा किया गया स्वदेशी तकनीक से। तो सही उत्तर है इस सवाल का बी, क्योंकि रावत भाटा राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। नरौरा ये उत्तर प्रदेश में है और ये भारत का चौथा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जबकि कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। और इसकी खास बात यह है कि ये पूर्ण रूपेण स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो कलपक्कम तमिलनाडु में और पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये पहला है। सही उत्तर है 3 का बी, क्योंकि रावत भाटा राजस्थान में है, गुजरात में नहीं। नंबर 4, भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर को सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र से किस वर्ष प्रक्षेपित मतलब कि लॉन्च किया गया था? ऑप्शन देखें 1969। 1969 से बहुत बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि इसी वर्ष इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ऑप्शन बी को देखें 1972। 1972 का भी भारत के संदर्भ में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में किया गया था। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में। ऑप्शन सी आर्यभट्ट 1970 सी में लिखा हुआ 1975, और इस वर्ष आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था, जो कि भारत का पहला प्रक्षेपण उपग्रह था, फर्स्ट सैटेलाइट था ये। और 19 अप्रैल 1975 को इसको सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है 1979। ये भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर जो था उसको लॉन्च किया गया था। नंबर 5, हेनरी डलाउने ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विश्व कप बैडमिंटन। तो विश्व कप बैडमिंटन पुरुषों के लिए अलग होता है, महिलाओं के लिए अलग होता है। तो जो पुरुषों का विश्व कप बैडमिंटन है उसमें थॉमस कप दिया जाता है, जबकि महिलाओं का जो विश्व कप बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है उसमें विजेता टीम को उबेर कप दी जाती है। थॉमस कप पुरुषों के लिए और उबेर कप महिलाओं के लिए विश्व कप बैडमिंटन का ट्रॉफी है। इस सवाल का सही जवाब है सी फुटबॉल। और ये जो हेनरी डलाउने ट्रॉफी है ये बेसिकली यूरो कप फुटबॉल के अंतर्गत दिया जाता है, मतलब UEFA द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, उसमें ये ट्रॉफी दी जाती है। और हेनरी डलाउने जो थे वो UEFA के पहले महासचिव थे और उन्हीं के नाम पर ये ट्रॉफी दी जाती है। हॉकी के लिए अभी आप सब जान रहे हैं कि कल ही भारत ने मलेशिया को एशियन चैंपियनशिप में पराजित किया है, तो एशियन चैंपियनशिप का विजेता भारत है। और हॉकी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो ट्रॉफियां हैं, जो कप हैं, उसको याद कर लें। सबसे पहले तो ये जान लें कि भारत में हॉकी का पहला जो ट्रॉफी था उसका नाम है बेटन कप, BEIGHTON। बेटन कप भारत में हॉकी का पहला ट्रॉफी है। इसके अलावा अजलन शाह, लेडी रतन टाटा, ये महिलाओं के लिए होता है। उबेदुल्ला गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, रंगास्वामी फेडरेशन कप, चैंपियंस ट्रॉफी और एशियन चैंपियनशिप जो अभी मैंने आपको बताया कि भारत इसका विजेता है, उसने मलेशिया को पराजित करके ये ट्रॉफी अपने नाम की है। तो इस सवाल का सही जवाब है सी फुटबॉल। नंबर 6, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक या खोजकर्ता कौन है? सबसे पहले तो ओवरऑल विटामिन का खोजकर्ता आविष्कारक फंक को माना जाता है, जो आपके ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। लेकिन अलग अलग विटामिन के अलग अलग आविष्कारक या खोजकर्ता भी हैं। जैसे FG हॉपकिंस, इन्होंने विटामिन डी की खोज की।
FG हॉपकिंस विटामिन डी का। ऑप्शन बी को देखें, यूजोक्ट होलकट, इन्होंने विटामिन सी की खोज की, जबकि ए और बी के आविष्कारक जो हैं या खोजकर्ता जो हैं वह है डी में मैकुलन। तो इस सवाल का सही जवाब है मैकुलन। ओवरऑल विटामिन का खोज फंक को माना जाता है। FG हॉकिंस विटामिन डी, यूजोक्ट होलकट ये विटामिन सी के आविष्कारक माने जाते हैं। नंबर 7, कौन सही नहीं है? हृदय प्रत्यारोपण मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट, सामने लिखा हुआ है क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये सही है। इन्होंने ये काम 1967 में किया था। मलेरिया के चिकित्सा, और सामने लिखा हुआ है जोसेफ लिस्टर, ये सही नहीं है क्योंकि मलेरिया की चिकित्सा रोनाल्ड रॉस ने किया। तो ऑप्शन बी गलत है। जोसेफ लिस्टर का जो योगदान है वो है एंटीसेप्टिक सर्जरी में। तो मलेरिया की चिकित्सा की खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा, जोसेफ लिस्टर का जो योगदान है वो है एंटीसेप्टिक सर्जरी में। तो इस सवाल का सही जवाब है बी। क्लोरोफॉर्म का आविष्कारक जेम्स हैरिसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी रेजर जिलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 इंफॉर्मेशन आपके सामने ऑप्शन के साथ है। बी गलत है, मलेरिया का फिर से दोहरा दे कि रोनाल्ड रॉस, और जोसेफ लिस्टर का एंटीसेप्टिक सर्जरी। नंबर 8, बारूद मतलब गन पाउडर की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए, जेनिंग्स ने RDX की खोज की थी। RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो जेनिंग्स के द्वारा RDX की खोज की गई। रॉबर्ट वाटसन वाट, इन्होंने राडार का आविष्कार किया। राडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रॉबर्ट वाटसन वाट, राडार, ये JPSC में भी आया हुआ क्वेश्चन है। थियोडोर मेमन के द्वारा लेज़र का LASER लेज़र का आविष्कार किया गया। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो 3 का A, B और C के विषय मैंने बताया, और बारूद की खोज की रोजर बेकन ने। तो इस सवाल का सही जवाब है डी। नंबर 9, निम्न में से किस वैज्ञानिक को आधुनिक युग का आइंस्टीन कहा जाता है? वैसे भारत का आइंस्टीन आप सब जानते हैं नागार्जुन को कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है आधुनिक युग का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है ए, स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने गॉड पार्टिकल्स का खोज किया था और जिन्होंने भगवान के अस्तित्व से इनकार किया था। स्टीफन हॉकिंग जो थे वो 2001 में भारत भी आए थे, और उनके द्वारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा गया है, उसको भी आप नोट कर लें, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। राइटर हैं साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, जो कि आधुनिक युग के आइंस्टीन कहलाते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, आप सब जानते हैं इस नाम को, भारत के लिए ये बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर ट्रॉम्बे में स्थापित हुआ था, इनके देखरेख में ही ये काम किया गया था, और उस समय ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और इन्होंने भारत के पहले परमाणु रिएक्टर ट्रॉम्बे को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सी को देखें, प्रोफेसर सतीश धवन, आर्यभट्ट एवं रोहिणी जो सैटेलाइट था, इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था। जबकि ऑटो हॉर्न, इन्होंने परमाणु विखंडन पर सफलता हासिल की, और एटम बम बनाने का काम इनके द्वारा ही किया गया था। तो बाकी ऑप्शन का आंसर भी आप नोट करते जाइए। नंबर 10, निम्न में से कौन सी फसल मृदा कटाव मतलब सॉइल इरोजन को नहीं रोकती है? तो 3 ऐसे फसल इसमें हैं जो कि सॉइल इरोजन को रोकते हैं और एक नहीं रोकता है। इसका सही उत्तर है ए, गेहूं। गेहूं के अलावा जौ का जो फसल है ये भी मृदा कटाव या सॉइल इरोजन को नहीं रोकता है, जबकि मक्का, सरसों, अरहर जो हैं ये सॉइल इरोजन को रोकने में मददगार सिद्ध होते हैं। नंबर 11, निम्न में से कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है? कुछ क्वेश्चन आपके लिए कृषि से जुड़ा हुआ भी मैंने इस सेट में रखा है, उसी का ये रूपरेखा है। कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है, मतलब कि इसमें नाइट्रोजन नहीं मिलता है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम, इसमें नाइट्रोजन होता है। DAP, ये इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि DAP में फास्फोरस मिलता है, न कि नाइट्रोजन। बाकी
नाइट्रेट और यूरिया ये सब नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं। डीएपी के द्वारा फास्फोरस की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सुपर फास्फेट और बेसिक स्क्वैश जो होता है या स्वैश जो होता है, ये सब फास्फोरस वाले उर्वरक माने जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है डीएपी। नंबर 12, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? जितने लोग हैं ये सब अंटार्कटिका पर गए हैं, चारों ऑप्शन, लेकिन अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन थे? इस सवाल का सही जवाब उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। चलिए, अगर नहीं पता है तो हम बता दें। इस सवाल का सही जवाब है जीएस सिरोही। व्यक्तिगत तौर पर पहुंचने वाले ये पहले भारतीय थे, जो कि 1967 में अमेरिकी अभियान दल के साथ वहां पहुंचे थे, 1967 में। जबकि ऑप्शन ए को देखें, सैयद जहूर कासिम, SZ कासिम, ये जो 1982 के जनवरी महीने में भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान दल गया था, उसका नेतृत्व किया था SZ कासिम ने। तो एक अभियान दल का नेतृत्व प्रदान करने वाले SZ कासिम हैं, जो कि 1982 में गया, जबकि व्यक्तिगत तौर पर अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय GS सिरोही हैं, जो 1967 में अमेरिकी अभियान दल के साथ वहां पर पहुंचे थे। बाकी BK रैना ये दूसरे दल के, मतलब अंटार्कटिका पर जो भारत का दूसरा अभियान गया उसका नेतृत्व किया, और फिर तीसरे अभियान दल के नेतृत्व करता थे हर्ष कुमार गुप्त। तो बाकी के विषय में भी आपको जानकारी मैंने उपलब्ध कराया। नंबर 13, पैंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? आप कोशिश कीजिए कि सभी विटामिन ए, बी के जितने भी कॉम्पोजिशन है, सी, डी, ई के सब के वैज्ञानिक नाम को आप याद कर लें। बहुत आसान काम है, 10 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सवालों का जवाब आप तब दे पाएंगे या आपको याद तब होगा जब आप इसको बोल करके पढ़ेंगे। अगर मन में याद करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे सवालों को आप याद नहीं कर पाएंगे या गलती हो जाएगा आपसे। साथ ही साथ ये भी याद कर ले कि इन सारे विटामिन के सोर्सेज क्या हैं और इनके कारण से कौन सी बीमारी इमर्ज करती है या कौन सी बीमारी होती है। तो खैर, पैंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए B1 को थायमिन कहा जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, और इसका सही जवाब है B3, जिसको कि पैंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। B5 को बोलते हैं निकोटिनिक एसिड नियासिन। इसके अलावा बी में B6 आता है, जिसको कि पैराडॉक्सिन कहते हैं, और B12 भी आता है, जिसको कि साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो B1, B2, B3, B5, B7, B6, B12 सबका याद कर लीजिए, आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। नंबर 14, निम्न में से कौन उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र है? ऑप्शन को देखिए, पायरोमीटर। पायरोमीटर इस सवाल का सही जवाब है। तो उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र पायरोमीटर है। बी को देखो, फोनोमीटर। फोनोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? प्रकाश की जो चमक होती है, उसकी जो शक्ति होती है, उसको ज्ञात करने वाला यंत्र है फोनोमीटर। मतलब प्रकाश की चमक को मापने का, ज्ञात करने का यंत्र है फोनोमीटर। टोकोमीटर, ये बेसिकली क्या करता है? वायुयान मतलब एरोप्लेन और मोटर बोट की गति का मापन करता है। तो टोकोमीटर वायुयान और मोटर बोट की गति का मापन करता है, जबकि मोनोमीटर इससे गैसों का दाब, प्रेशर ज्ञात किया जाता है, उसको जाना जाता है कि क्या कुछ गैस का प्रेशर है। नंबर 15, ये इंडियन हिस्ट्री से है, सिपाही विद्रोह से रखा गया है ये क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। फिर यहां पर बताएंगे कि सिपाही विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे, उस प्रमुख केंद्र का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, ये याद कर लीजिए। इसके अलावा आप ये भी अवश्य याद कर लें कि उस पर्टिकुलर स्थान के विद्रोह को कुचलने में, सप्रेस करने में किस अंग्रेज कमांडर का भूमिका रहा है। तो सिपाही विद्रोह से, मॉडर्न इंडिया से एक क्वेश्चन का हम लोग उम्मीद निश्चित तौर पे कर सकते हैं। इसके अलावा सिपाही विद्रोह के नेचर को आप जान लेंगे, किसने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है, किसने कहा कि यह सैनिक विद्रोह है। इस तरह की चीज़ों को भी एक जगह करके आप बिल्कुल याद कर ले, क्योंकि आपके सिलेबस में इतिहास और इतिहास में खास करके आधुनिक भारत पर, स्वतंत्रता संग्राम पर विशेष बल दिया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन का हम लोग उम्मीद कर सकते हैं।
अब इसका सीधा आंसर याद कर ले, इलाहाबाद, यहां पर लियाकत अली के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया, तो लियाकत अली सी में है। कानपुर नाना साहब के द्वारा किया गया, तो नाना साहब ए में है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा नेतृत्व किया गया, और ग्वालियर में तात्या टोपे। तो इसके अकॉर्डिंगली आप मिलाएंगे तो आपका जो सही उत्तर है वो होता है बी। मैच करने वाले क्वेश्चन में कई बार देखिए कि एक ही ऑप्शन से आपके आंसर निकल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कोई एक मिला दे और आपका सारा आंसर मिल जाए। ऐसे क्वेश्चन को आराम से कीजिएगा, दो भी अगर आप जान रहे हैं तो फिर आपके लिए ये सहज हो जाता है, और 90% आप ऐसे सवालों के जवाब सही देने की स्थिति में होते हैं। इसलिए ऐसे सवालों को गलती नहीं कीजिएगा, आराम से सोच करके कीजिएगा। इसीलिए ये वानगी दिया हुआ है कि ऐसे सवालों में आराम से, जल्दबाजी नहीं। नंबर 16 यहां भी है मिलान करने से संबंधित। चितरंजन दास, CR दास की मृत्यु ये हुआ था 1925 में। पूना पैक्ट 1932 में आप सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, दलित वर्ग को आरक्षण देने के संदर्भ में। नौसेना विद्रोह ये 1946 में हुआ, शाही नौसेना विद्रोह, और इस विद्रोह को अल्टीमेटली सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर समाप्त किया गया था या वापस लिया गया था। तो नौसेना विद्रोह 1946। लाला लाजपत राय की मृत्यु आप सब जानते हैं कि साइमन आयोग का विरोध के दौरान जिस तरीके से उन पर लाठियों से प्रहार किया गया, उसी के परिणाम स्वरूप 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे ऑप्शन मिलाएंगे तो आपका सही उत्तर निकलेगा सी। तो इसका सही उत्तर है सी। यहां भी मैच करने के लिए मैंने शुरुआत में कहा था कि मैच करने वाला कुछ क्वेश्चन आपकी जानकारी के लिए रखा गया है। नंबर 17 यहां भी है इसी तरह का क्वेश्चन, देश और उसकी राजधानी से। वेनेजुएला इसकी राजधानी है काराकस, तो काराकस बी में है। डेनमार्क इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। जिम्बाब्वे इसकी राजधानी हरारे है, और कनाडा इसकी राजधानी ओटावा है। तो आप मिला लीजिए, वेनेजुएला काराकस ये बी में है, तो पहला का बी, दूसरा डेनमार्क कोपेनहेगन डी, जिम्बाब्वे हरारे ए में, और फिर कनाडा आपका ओटावा। तो आंसर हो जाएगा इसका BDCA। जिम्बाब्वे। थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन लगता है कि गड़बड़ लिखा हुआ है। आप इस तरीके से देखिए कि वेनेजुएला की राजधानी काराकस, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, और कनाडा का ओटावा। तो 4 का सी होगा यहाँ पर, BDAC, मतलब ऑप्शन डी को देखें एक मिनट। वेनेजुएला काराकस, 2 डेनमार्क कोपेनहेगन, 3 जिम्बाब्वे। इसका सही उत्तर है डी। तो 17 का डी है। फिर यहाँ पर कि कुछ इंपॉर्टेंट राजधानियां आप अवश्य याद कर लें। लगभग 200 देश हैं, अगर आप 100 याद कर लेंगे तो आपका 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है, और 50 अगर प्रमुख देशों की मुद्रा याद कर लेंगे तो 4 क्वेश्चन कन्फर्म है। तो ऐसे जगह पर लक्ष्य बना करके काम करना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन जो या तो टफ हो या बहुत आसान हो, आपको मार्क्स देने में कहीं भी कोताही बरतने नहीं जा रहा है। तो ये सब एरिया सर्टेन है जहां से क्वेश्चन आप हर हालत में पकड़ सकते हैं। थोड़ा मेहनत करके राजधानियों को आप अवश्य याद कर लीजिए। नंबर 18 यहां भी मैच करने के लिए ही दिया गया, और एक साथ आपका 4 आंसर तैयार होता है। अगर अकेले पूछेगा कि बाग्यो, ये बेसिकली स्थानीय पवन है, कहां पे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बाग्यो का जो क्षेत्र है वो है फिलीपींस, विली विली ऑस्ट्रेलिया, जोंडा अर्जेंटीना, और मिस्ट्रल फ्रांस। बाग्यो फिलीपींस अकेले भी याद रखिएगा, विली विली ऑस्ट्रेलिया, जोंडा अर्जेंटीना, और मिस्ट्रल फ्रांस में। अब आप इसको मिला लें तो आपका आंसर आ जाएगा डी। नंबर 19 फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, पत्र पत्रिका और संपादक, ये फ्रीडम मूवमेंट के टाइम से संबंधित है, और यहाँ पर भी आपको बताना चाहेंगे कि फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित इस तरह की चीज़ों का एक पूरा कलेक्शन आप तैयार करें। जितने इम्पॉर्टेंट आपको पत्र पत्रिका या समाचार पत्र लगते हैं, उसके लेखक, उसके संपादक, उनका एक पूरा लिस्ट बना लीजिए, एक सूची तैयार कर लीजिए और याद कर जाइए, तो ऐसे सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। सोम प्रकाश इसका संपादक है ईश्वर चंद विद्यासागर।
न्यू इंडिया एनी बेसेंट, इसके अलावा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ भी लिखा है, ये भी याद रखें। नेशन गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले का, और हिंदू पैट्रियट ये हरिश्चंद्र मुखर्जी का संपादन में पब्लिश हुआ। तो इसका सही उत्तर है डी, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर। सही उत्तर होगा इसका, 1 मिनट बाबू, इसको फिर से मिला लें, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, सी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। देखिए यहाँ ऑप्शन लिखने में लगता है थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से एक बार आप देख लीजिए प्लीज़। सोम प्रकाश हरिश्चंद्र मुखर्जी, और सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, नेशन गोखले, ऐसे आप याद कर लीजिएगा, हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो इस तरीके से इसको मैच करके आप देख लें। नंबर 20, यहाँ पर भी मिलान करने वाला ही क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। विटामिन B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट आपके ऑप्शन बी में है। उसके बाद हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन होता है। क्लोरोफिल, इसमें मैग्नीशियम होता है। और चैल्कोपाइराइट, इसमें कॉपर होता है। तो सही उत्तर है आपका BDAC, BDAC आपका सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नंबर 21, मिलान करें। फिर ये आपके लिए एक नमूना है कि आपको जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, इसको किस नदी पर है, किस राज्य में है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन हैं, इसका भी एक पूरा सूची तैयार करें। ज्योग्राफी वाले पार्ट में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा ये जो ट्रेडिशनल फैक्ट्स हैं, ये जीके का पार्ट भी होता है, जनरल नॉलेज का, तो ऐसे सवालों के लिए भी आप तैयार रहें। नाथपा झाकड़ी ये सतलज नदी पर है। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर जो है ये नर्मदा नदी पर है, चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर नर्मदा पर है। और सलाल विद्युत परियोजना जो है ये चेनाब नदी पर है। नाथपा झाकड़ी सतलज पर, राणा प्रताप सागर आप सब जानते हैं कि राजस्थान से है, वहाँ की नदी चंबल, सरदार सरोवर नर्मदा, और सलाल चेनाब। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, DCBA, सरदार सरोवर का आपका नर्मदा। यहाँ पर भी लगता है कि मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया है, इस तरह से फिर याद कर लें, माफ़ी चाह रहे हैं हम इस तरह का गलती के लिए। नाथपा झाकड़ी सतलज, राणा प्रताप सागर जो है ये आपको चंबल पर है, सरदार सरोवर नर्मदा पर है, और सलाल चेनाब पर है। मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, DCBA। तो 21 नंबर, ये जल्दबाजी में देखिए हम भी गलती कर रहे हैं, इसलिए आप भी आराम से इसको करने का काम कीजिएगा। ऑप्शन ए इसका सही है, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, मिला लीजिएगा आराम से। नंबर 22, ये भाषा और जो लिपि से संबंधित आपके सिलेबस में रखे गए हैं उसको आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। इसके पहले भी हम भाषा और लिपि पर एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं, शायद आपने देखा हो, अगर नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लीजिए। उससे आपको भाषा और लिपि से जुड़ा हुआ जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है उसका आपको आइडिया मिल जाएगा कि किन जगहों पर आपको फोकस करना है। द्रविड़ भाषा समूह में सबसे कम बोले जाने वाली एवं सबसे नवीनतम भाषा कौन है? सही उत्तर है इसका मलयालम। सबसे कम मलयालम बोली जाती है और ये सबसे द्रविड़ भाषा समूह में नवीन भाषा है। जबकि तमिल जो है वो द्रविड़ियन भाषा समूह में सबसे प्राचीन है और द्रविड़ियन भाषा समूह के अंतर्गत सबसे शुद्ध रूप में तमिल को माना जाता है। जबकि तेलुगु संख्यात्मक रूप से अगर देखें हम लोग तो द्रविड़ भाषा की ये सबसे बड़ी भाषा है। द्रविड़ भाषा समूह की सबसे बड़ी भाषा तेलुगु है संख्यात्मक रूप में। सबसे प्राचीन और सबसे शुद्ध तमिल और सबसे नवीन और सबसे कम बोले जाने वाली मलयालम है। नंबर 23, निम्नांकित में से कौन सा बौद्ध पुस्तक मिश्रित संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा में लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ए, महावस्तु। ये बेसिकली जो हीनयान को मानने वाले लोग थे, जो कि हीनयान और महायान चौथे बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, तो हीनयान का ये ग्रंथ है महावस्तु और बेसिकली इसमें कहानियों का संग्रह है
तो महावस्तु जो है इस सवाल का सही जवाब है। जबकि ललित विस्तार और बुद्धचरित दोनों ये महायानियों का ग्रंथ है और दोनों ही संस्कृत में लिखे गए हैं। तो 23 का उत्तर है ए, महावस्तु। नंबर 24, कोकबोरोक किस राज्य की राजभाषा है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं है? पहले बात ये जान ले कि सामान्य तौर पर किसी भी राज्य की राजकीय भाषा 8वीं अनुसूची में दर्ज कोई भाषा ही होती है, लेकिन ऐसा कोई संवैधानिक नियम नहीं है। इसी कारण से कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनका की राजभाषा वैसी भाषाएं भी हैं जो 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं है। तो कोकबोरोक किसका है? तो कोकबोरोक का सही उत्तर है त्रिपुरा। हालांकि त्रिपुरा में कोकबोरोक के अलावा बंगाली और इंग्लिश भी उसकी राजभाषा में शामिल है। मेघालय का राजभाषा अंग्रेजी है, मिजोरम का मिजो है और पुदुचेरी में तमिल के अलावा फ्रेंच भी इस्तेमाल होता है। तो कोकबोरोक का सही उत्तर है त्रिपुरा, सी। और इस सेट का आखिरी सवाल, भारत में बोले जाने वाली बहुसंख्यक भाषाएं किससे संबंध रखती हैं? सीधा उत्तर जानते हैं और सीधा इसका सही उत्तर यह है कि भारतीय आर्य समूह। यहाँ ये जान ले कि आर्यों के आगमन के साथ ही ये भाषाई समूह भारत आया और भारत में रहने वाले लोगों में से लगभग 74% लोग भारतीय आर्य समूह के ही किसी भाषा को बोलने का काम करते हैं। तो सही उत्तर है इसका बी। ऑप्शन ए को देखें, द्रविड़ समूह दक्षिण भारत में बोले जाने वाली भाषाएं हैं और लगभग 25% लोग ऐसे हैं भारतीय जनसंख्या का जो द्रविड़ समूह से संबंधित भाषा को बोलने का काम करते हैं। ऑप्शन सी, चीनी तिब्बती समूह। चीनी तिब्बती समूह जो है ये मंगोलियाई परिवार से संबंधित भाषा है और भारतीय आर्य भाषाओं में चीनी तिब्बती समूह को सबसे प्राचीन माना जाता है। सब नोट कर लीजिएगा प्लीज, आपका काम आ जाएगा। भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा जो समूह है वह है चीनी तिब्बती समूह। और चीनी तिब्बती समूह को प्राचीन संस्कृत साहित्य में किरात के रूप में इस्तेमाल किया गया, मतलब इसके लिए किरात शब्द का इस्तेमाल हुआ है। चीनी तिब्बती समूह को किरात कहा गया है प्राचीन संस्कृत साहित्य में। ये जो चीनी तिब्बती समूह है ये दो भाग में बटा हुआ है, तिब्बती बर्मन और श्यामी चीनी, जिसमें श्यामी चीनी में से एक महत्वपूर्ण भाषा है अहोम। हालांकि ये भारतीय प्रायद्वीप में अहोम जो भाषा है ये ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है। ऑस्ट्रिक देखें, ऑस्ट्रिक समूह की जो सबसे प्रमुख भाषा है वो है संथाली, जो जनजातीय भाषा है और झारखंड में संथाल जनजाति सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं। संथाली भाषा आपको भी पता है कि 8वीं अनुसूची का एक भाषा है। ये जो ऑस्ट्रिक समूह है इसका जो अस्तित्व है ये आर्यों के भारत में आगमन से बहुत पहले से रहा है और प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसके लिए मतलब ऑस्ट्रिक समूह के लिए निषाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो ये भाषा से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था मैंने आपको प्रोवाइड किया। ये पूरा वीडियो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा आपके लिए एक मॉडल है, एक आधार है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे उसका एक रूपरेखा है। आप इसको आधार बना करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। भाषा और लिपि पर मैंने जो 2 वीडियो में मतलब एक वीडियो तो पूरा इसी के लिए था और अभी जो कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं इनको आप निश्चित तौर पर ध्यान रखें और जो इस संदर्भ में बातें आपको समझाई गई हैं उसको भी अलग अलग पॉइंट में आप याद कर लें। जैसे अभी मैंने बताया कि किरात किसके लिए इस्तेमाल होता था, निषाद किसके लिए इस्तेमाल होता था, आर्यों के आगमन से पहले कौन सी भाषाई समूह भारत में इमर्ज करती थी, ये चीज़ें भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को देखिए पूरा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया मुझे अवश्य देने का काम कीजिए। धन्यवाद।